तो इस एपिसोड की शुरुआती में हमें एक बाथरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर साउथ चलाकर एक लड़की नहा रही थी और गाना गा रही थी। तभी उस लड़की के गालों के ऊपर एक खून का बूंद जाकर गिरता है। वो लड़की किसी चीज को महसूस कर डर जाती है। उसी लड़की के सामने असल में एक घोस्ट था। घोस्ट को देखकर वो लड़की डर कर पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी वो लड़की किसी चीज से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। घोस्ट उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर चुकी थी और चिल्लाती हुई मदद मांगने लगती है। तभी उसके गले का पेंडेंट चमकने लगता है। घोस्ट उसी पेंडेंट की तरफ देखता है, फिर उसी लड़की के सामने से गायब हो जाता है। तभी वो लड़की कुछ महसूस कर पाती है, फिर डरती हुई पीछे की तरफ मुड़ती है और पीछे शीशे में देखते हैं उसी घोस्ट ने शीशे के ऊपर 5 लिखा था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिनरा सप्लाई स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 कपड़े को दिखाया जाता है। एक कपड़े था वांग चैनवान का और दूसरा था वांग हाइसन का। उसी के सामने हमारा मेन कैरेक्टर अगरबत्ती जला रहा था और प्रे कर रहा था। मेन कैरेक्टर अपने आंख को खोलते हुए सोचता है 20 साल पहले मेरे पिता फैंगसाओ के कारण माउंट लॉन्गजी गए और वहां उनकी मौत हो गई। जल्द ही माउंट लॉन्गजी से लौटने के बाद मेरे ग्रैंडपा भी गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए। ग्रैंडपा ने इंजर्ड होकर आने के बाद कहा था फैंगसाओ भूत प्रेत भगाने की टेक्निक के कारण आपके पिता की मौत हो गई है। मेरे पास समय कम है, इसे अपने पास रखो, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और हमारी तरह मत बनो, इस बिजनेस से दूर रहो। डैड ग्रैंडफादर आपका आज्ञाकारी बेटा आपसे मिलने आया है, शांति से आराम करो, मैं आपके स्टोर की भी अच्छे से देखभाल करूंगा। ये कहकर मेन कैरेक्टर अगरबत्ती को रख देता है। तभी कोई स्टोर के बाहर से कहती है क्या आप स्टोर खोल रहे हैं। मेन कैरेक्टर उसकी आवाज सुनकर सोचता है एक कस्टमर आ चुका है। मेन कैरेक्टर बाहर आते हुए कहता है इंतजार करने के लिए माफ करे, मैं पर्सनल काम निपटा रहा था। ये होती है असल में एक सुंदर सी लड़की जो कहती है क्या आप वांग ये है मास्टर वांग जिनके बारे में मेरी बहन बात कर रही थी। मेन कैरेक्टर उसी लड़की से पूछता है तो क्या आप फूलों के तलाश में आए हैं, जिसे सुनकर वो लड़की कहती है नहीं ये बात नहीं है, मेरी बहन ने मुझे इसकी रिकमेंडेड की थी और मुझे यकीन है कि आप मुझसे मिले होंगे। क्या आप वास्तव में अननेचुरल घटनाओं के एक्सपर्ट हैं? ओ ये ठीक है, मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। और वो लड़की ये कहकर मेन कैरेक्टर को एक कागज देती है। मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है आउट टैलेंट कंपनी से और लियू यांग यांग हमारे मैनेजमेंट की तरह एक टैलेंटेड है, लेकिन वो अननेचुरल घटनाओं का सामना कर रही है। ये सब पढ़ने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है लियू यांग यांग क्या वो स्टार एडल्ट वीडियो में अभिनेत्री नहीं करती, जिसे सुनकर वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है प्लीज अपने शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करे। मास्टर वांग हमारे लियू यांग यांग अभी भी एक रिस्पेक्टफुल टैलेंट है, तो क्या हुआ? उसे बार बार लाल ड्रेस पहने हुए एक घोस्ट द्वारा पीछा किया जाने के पूरे सपने आते रहते हैं। हर बार जब वो घोस्ट सामने आती है तो शीशे पर केवल खून से सना हुआ एक नंबर लिखा हुआ होता है और वो संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हमें चिंता है कि कहीं ये कोई भयानक घटना ना घट जाए, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आप देखें। मिसेज सॉन्ग की बात सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है मिसेज सॉन्ग जबकि मैं कुछ हद तक शैतानी फैंगसाओ नेचर से फैमिलियर हूँ, मैं ये जॉब नहीं ले सकता क्योंकि हम एक पावरफुल मॉन्स्टर के खिलाफ है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर मना करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अपने एंसेस्टर से वादा किया था कि मैं अपने दाव टेक्निक कभी आउटसाइडर को नहीं दिखाऊंगा। मेन कैरेक्टर सोचता है यदि ये केवल मामूली फैंगसाओ एडजस्टमेंट का मामला है तो मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके लिए उस घोस्ट से निपटने के लिए काम करता हूँ तो मुझे अपने दाव टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और अंततः मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक गंदी मौत मरूंगा। ये सब बात सोचने के बाद मेन कैरेक्टर अपने जान को दाव पर नहीं लगाना चाहता, इसके लिए कहता है मुझे इस बात पर बहुत बुरा लग रहा है। मिसेज सॉन्ग मेन कैरेक्टर को माफी मांगते हुए देखकर कहती है नहीं आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्थिति में क्या आप और किसी को जानते हैं जो मदद कर सकता है? मैं आप सभी को बता दूंगा कि हम कितना ऑफर करने को तैयार है। मिसेज सॉन्ग मेन कैरेक्टर को देखने के लिए देती है कि वो लोग कितना ऑफर करने वाले हैं। ऑफर को देखकर मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कहता है नहीं ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना भुगतान कर रहे हैं। तभी ऑफर को देखकर मेन कैरेक्टर का मन बदल जाता है। मेन कैरेक्टर चुटकी बजाते हुए वहां से जाते हुए मिसेज सॉन्ग को कहता है हम अभी भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो। मेन कैरेक्टर को ऐसे अपना रंग बदलते हुए देखकर मिसेज सॉन्ग गुस्सा होकर कहती है मास्टर वांग क्या आपने नहीं कहा था कि आप खतरे में होंगे? मिसेज सॉन्ग की बात सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है दूसरों की चिंता दूर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? अभी ये मेरी चिंता का मैटर नहीं है, मुझे लोगों के लिए अपनी दाव टेक्निक का उपयोग करना सिखाया गया था। ओह क्या ऐसा है? इसके बाद सीन चेंज होकर एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर मिसेज सॉन्ग कहती है हम यहाँ आ गए हैं मास्टर वांग। मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ देखते हुए कहता है ओह क्या वो लड़की इस बिल्डिंग के 12वें मंजिल पर रहती है? मिसेज सॉन्ग शॉक होती हुई कहती है
बेशक मास्टर वांग बता पाएंगे। मेन कैरेक्टर मिसेस जॉन्ग को बताती है वहां से आ रही यान एनर्जी के अमाउंट को नजरअंदाज करना कठिन होगा। मेन कैरेक्टर आते हुए सोच रहा था यदि यहाँ भी यही सिचुएशन है तो क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इस मामले को शुरू से ही ना लूं। तभी मिसेस जॉन्ग आती हुई कहती है मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा मास्टर वांग। मिसेस जॉन्ग जब अंदर आती है तब कहती है ये तो अजीब है, वो कहाँ चला गया। तभी लिu यांग आती हुई फोन पे बात करते हुए कहती है वो ये हो गया, ओह तुम बहुत बुरे हो। पिछली बार जब वो वीडियो लॉक हो गया था तो मुझे अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आ रही है। कौन से वीडियो की बात हो रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार है, समझदार के लिए सिर्फ इशारा ही काफी है। लिu यांग इतना ज्यादा सुंदर है कि उसे देखकर मेन कैरेक्टर का नाक से खून बाहर आने लगता है। लिu यांग का नजर उन दोनों के ऊपर पड़ता है। मिस जॉन्ग समझ जाती है कि मेन कैरेक्टर कुछ गंदा सोच रहा है, इसके लिए उसे मारती है। लिu यांग फोन पर कहते हैं ठीक है मुझे कुछ काम निपटाना है, इस वीक मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम आप बहुत अधिक काम करके नहीं आ सकते अन्यथा मैं फिल्म नहीं कर पाऊंगा। कौन सी फिल्म की बात हो रही है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर खुद को इग्नोर होते हुए देख के सोचता है जैसा कि एक्सपेक्ट था मेरे साथ एक आउटसाइडर जैसा ट्रीटमेंट किया गया। लिu यांग फोन को रखती है और मिस झाओ को कहती है जाओ क्या ये वही प्रोफेशनल है जिसे तुमने पाया, ये बहुत योग्य दिखता है, वो किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं होगा है ना। लिu यांग की बात सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है उसमें मुझे फ्रॉड कहने की हिम्मत है। तभी मेन कैरेक्टर किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है लिu यांग के पीछे एक गोश्त थी। लिu यांग मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहते हैं मैं तुम्हें अब चेतावनी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, यदि आपका काम समाप्त होने तक पॉस्टर अभी भी आसपास है तो मैं आपको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मिसेस झाओ कहती है ऐसा मत कहो। मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर कहता है क्या ऐसा है, मुझे आश्चर्य है कि असली झूठा कौन है जो मुझे यहाँ लाने के लिए भूत प्रेत की कहानी बना रहा है। मानो मैं ऐसे किसी बात के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मिसेस जॉन्ग कहती है क्या ये नाइटमेयर बन गया था। लिu यांग शर्माती हुई कहती खैर कुछ चीज ऐसी है जिसे समझाई नहीं जा सकती। लिu यांग की बात सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है यदि आप दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है तो हम उल्टी की न खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं, यदि तब तक कुछ हो गया तो मैं आपको अपनी सर्विस पर बड़ी छूट दूंगा। मेन कैरेक्टर ये कहकर वहां से जाने लगता है। तभी लिu यांग मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कहती है रुको क्या आप सचमुच उस चीज को दूर कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, आप हमेशा दूर जा सकते हैं लेकिन आप ये जान ले कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी लिu यांग उसके साथ क्या हुआ था सब बताने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है मैं समझता हूँ मैंने जो देखा था। लिu यांग उसी चीज को याद करती है। एक बंदा उसे पकड़ा हुआ था जो कि उसका लवर था। लिu यांग उसकी लवर से पूछता है क्या कुछ गलत है डियर। तभी उसका लवर हंसने लगता है और अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखता है। वो अपने असली चेहरे को दिखाते हुए कहता है लिu यांग इसे बीते हुए एक अरसा हो गया है। उसी समय लिu यांग चिल्ला रही थी और इस चीज को देखकर लिu यांग अपने लवर के साथ जब वो सब काम करने वाली थी तभी वो घोस्ट आ जाता है और लिu यांग के ऊपर अटैक कर देती है। घोस्ट को अपनी तरह आते हुए देखकर लिu यांग चिल्लाने लगती है और उसका पेंडेंट चमकने लगता है जिसकी वजह से वो घोस्ट उसे मार नहीं पाती। करंट टाइम पर मेन कैरेक्टर ये सब बात सुन रहा था। लिu यांग मेन कैरेक्टर को कहती है और यही है इसका गेस्ट। मेन कैरेक्टर लिu यांग के पैर को देखने लगता है जो कि मैं झूठ नहीं कहूंगा उसका पैर बहुत ज्यादा सुंदर था। लिu यांग समझ जाती है कि मेन कैरेक्टर उसकी तरफ गंदे नजरों से देख रहा है। इसके लिए लिu यांग कहती है अरे क्या मुझे आपकी आंख निकालने की जरूरत है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। मेन कैरेक्टर का नोज ब्लीडिंग हो रहा था फिर भी मेन कैरेक्टर लिu यांग के पैर को देखे ही जा रहा था। मेन कैरेक्टर कहता है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ऐसा होने की कोई कारण नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई घोस्ट आपकी जान के पीछे पड़ा है लेकिन यदि इससे जल्दी ही निपटा जाए तो आप ठीक हो जाएंगी। यदि आपकी मैनेजर ना होती तो मैं चला गया होता। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर लिu यांग कहती है खैर मैं अपनी इमेज दांव पर लगाकर ऐसे कैसे कह सकता हूँ। लिu यांग की बात सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है क्या वो इतनी मासूम है या सिर्फ दिखावा है। ये सब सोचने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है ऑलराइट ऐसा लगता है कि वो आदमी आपका छोटा लवर है, तो मुझे सच नहीं बताना चाहते थे, इसमें गलत क्या है, मैं अभी भी एक सेलिब्रिटी हूँ। लिu यांग की बात सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है क्या वो सचमुच अपने रेपुटेशन से अनजान है, वो एक सुरक्षित अमीर महिला की तरह है और पूछता है ठीक है एक आखिरी बात, क्या आप सपने में आए उस महिला से फैमिलियर है। मिस जॉन्ग एक बैग को ले आती हुई और इस बात को टोकती हुई कहती है नहीं मुझे नहीं लगता मास्टर वांग ये वो सामान है जो आपने मांगा था। मेन कैरेक्टर मिस जॉन्ग की बात सुनकर खुश होते हुए कहता है अगर आप उसे नहीं जानते तो इससे चीज आसान हो जाती है।
लिऊ यांग ये बात सुनकर चौंक जाती है। मेन कैरेक्टर बैंक के अंदर देखते हुए कहता है, मैं एक रिचुअल परफॉर्म करूंगा और देखूंगा क्या मैं उसे भगा सकता हूँ। लिऊ यांग वहां से जाते हुए कहते हैं, फिर मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ, मैं बस आराम करूंगा और अपना काम देखूंगा। लिऊ यांग को ऐसा कहते हुए देखकर मिसेस जोंग मेन कैरेक्टर को कहते हैं, उस पर ज्यादा हार्ड मत बनो, यांग हमेशा से ऐसी रही है, कोई बात नहीं, वो केवल बीच में आएंगे। दूसरी और प्लीज आप इसे सेटअप करने में मेरी मदद करें। इसे यहाँ रखो और उसे वहाँ रखो, फेंगसाओ को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मिसेस जोंग कहते, मैं समझ गई। लिऊ यांग मेन कैरेक्टर को देखकर सोचती है, वो आदमी बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगता, क्या जेंग यू को धोखा दिया क्या? तभी लिऊ यांग को एक वीडियो कॉल आता है और लिऊ यांग वीडियो कॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कॉल को रिसीव करते हुए कहते, मिस्टर वांग, क्या तुम्हें मेरी इतनी याद आई या क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ चलो आज रात वो सब काम करते हैं, मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है? और मूर्ख फीमेल लीड दरवाजे के पीछे उसी घोस्ट को दिखाया जाता है जो इन सारे बात को सुन रहा था। मेन कैरेक्टर अपने चीजों को सेटअप कर लेने के बाद कहता है, ठीक है, हमें तैयार रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर की ये सब बात सुनकर मिसेस जोंग कहते हैं, मास्टर वांग, क्या हमें उस चीज को भगाने के लिए बस इतना ही चाहिए? मेन कैरेक्टर मिसेस जोंग को डरते हुए देखकर कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बैठो और मुझे अपना काम करते देखो। मेन कैरेक्टर एक तालिस्मान को बाहर निकालता है और एक अगरबत्ती को जलाता है और कुछ स्पेल पढ़ने लगता है जिसे मैं स्किप करने वाला हूँ। स्पेल पढ़ के मेन कैरेक्टर घोस्ट को बुलाने लगता है। मेन कैरेक्टर के पैर के पास से एक हॉका झोंका आता है और 2 अगरबत्ती को बुझा देता है। ऐसा होते हुए देखकर मिस जोंग मेन कैरेक्टर को कहती है, क्या कुछ हुआ मास्टर वांग? मेन कैरेक्टर उसके जवाब में कहता है, कुछ ठीक नहीं है, साइड का 2 अगरबत्ती का बुझ जाना मिसफॉर्चुनेट है। मेन कैरेक्टर के आसपास एक एनर्जी आने लगता है। मेन कैरेक्टर को देखकर मिस जोंग उसकी तरह हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या कुछ गलत है मास्टर वांग? मेन कैरेक्टर मिस जोंग को अपने से दूर रहने के लिए कहता है। अब हमें दिखाया जाता है घोस्ट ने मेन कैरेक्टर का गला पकड़ लिया था। घोस्ट को अपने गले को पकड़ते हुए देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, ओह यहाँ मैंने सोचा था आप सिर्फ एक एवरेज घोस्ट थे, लेकिन आप अपनी ऑरा को अच्छी तरह से छुपा रहे थे, मैंने आपको कम आंका था। मेन कैरेक्टर जल्दी से तालिस्मान को बाहर निकालता है और खुद के ऊपर लगा लेता है, जिसकी वजह से घोस्ट को दर्द होने लगता है। घोस्ट मेन कैरेक्टर को छोड़कर मिस जोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वो घोस्ट जाकर मिसेस जोंग के शरीर के अंदर घुस जाता है। मिसेस जोंग को अजीब सा महसूस होने लगता है और मिसेस जोंग के शरीर के आसपास एक रेड एनर्जी आने लगता है। मेन कैरेक्टर मिसेस जोंग को बुलाता है, लेकिन मिसेस जोंग खुद के कंट्रोल में नहीं थी। मिसेस जोंग एक ऊंची जंप मारती है और क्रेजी होकर कहती है, आपको इंटरफेयर करने के लिए किसने कहा? मेन कैरेक्टर मिस जोंग को देखकर समझ जाता है कि मिस जोंग प्रोसेस हो चुकी है। मेन कैरेक्टर एक तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कहते हैं, मुझे इसके लिए माफ कर देना मिसेस जोंग। जैसे ही समाधि अनलिश होती है सारी बुराइयां दूर हो जाती है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करोगे इविल सोल। ये कहकर मेन कैरेक्टर एक लकड़ी का स्वॉर्ड से मिसेस जोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड टूट चुका था। मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को टूटते हुए देखकर कहता है, ये बहुत बुरा हुआ। और मिसेस जोंग आई मीन इविल सोल, ऐसा समझ लो कि अभी मिसेस जोंग खुद के कंट्रोल में नहीं है। मिसेस जोंग लिऊ यांग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मेन कैरेक्टर लिऊ यांग को वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समझ पाती उससे पहले मिसेस जोंग लिऊ यांग के ऊपर जाकर लिऊ यांग के गला को पकड़ लेती है। तभी लिऊ यांग का पेंडेंट टूटने लगता है। मेन कैरेक्टर जल्दी से मिसेस जोंग की तरफ बढ़ते हुए एक तालिस्मान को मिसेस जोंग के पीछे लगा देता है। मेन कैरेक्टर मिसेस जोंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, ताइसन लाओ जूनुई, उनके आदेश से मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। ये कहते हैं मिसेस जोंग के शरीर के अंदर से वो घोस्ट बाहर आने लगता है। मेन कैरेक्टर मिस जोंग के ऊपर और एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो घोस्ट मिसेस जोंग के शरीर के अंदर से बाहर जाकर दीवार से टकरा जाता है। मेन कैरेक्टर मिसेस जोंग को बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी लिऊ यांग सामने की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सामने की तरफ देखो मास्टर वांग। दीवार के ऊपर घोस्ट को दिखाया जाता है। वो घोस्ट वहां से भाग जाते हैं। मेन कैरेक्टर घोस्ट को वहां से भागते हुए देखकर सोचता है, कितना बड़ा क्रिन, यहाँ तक कि मेरे भूत प्रेत भगाने वाली स्वॉर्ड भी टूट गई। लिऊ यांग ने उसके साथ क्या किया? मेन कैरेक्टर लिऊ यांग से पूछता है, मिस यू, ऐसा लगता है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया है ना? जिसे सुनकर लिऊ यांग चौंक जाते हैं। मेन कैरेक्टर लिऊ यांग से पूछता है, वो यांग एनर्जी नेगेटिव कर्मा को तैयार करता है जो भारी ग्रीन लेकर चलती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो भूत कोई अनजान व्यक्ति ही हो। ये अच्छी बात है कि मैंने काफी तेजी से रिएक्ट की, नहीं तो कुछ गलत हो सकती थी। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर लिऊ यांग अनजान बनते हुए कहते हैं,
ये कैसा नेगेटिव कर्मा है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर ये बात सुनकर मिसेस जोंग को लेकर जाते हुए कहते हैं, यदि आपको मरने की इच्छा है तो मुझे इससे दूर रखो, मैं जोंग यू को अस्पताल में ले जाऊंगा, मेरा काम यही खत्म हो गया है। जिसे सुनकर लियो एंगेंग मेन कैरेक्टर को रोकने लगते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर लियो एंगेंग के बात को अनदेखा करके जाने लगता है। लेकिन तभी मिसेस जोंग होश में आते हुए कहते हैं, मास्टर रोंग रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और बताना शुरू करती है। उस समय यांगेंग के किसी के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता था, उनका नाम यान रेन है। उन्हें हंटिंग घोस्ट टीम द्वारा मेन लीड रोल के लिए चुना गया था और उन्होंने डायरेक्टर के साथ प्राइवेट तौर पर इस पर डिस्कशन की थी, और फिर भी इसकी एक कीमत है। उसके साथ जो कुछ हुआ ये तो और भी अनफॉर्चुनेट बात है। यान रेन डायरेक्टर से पूछता है, क्या हम फोन पर स्क्रिप्ट पर डिस्कशन नहीं कर सकते थे? क्या आपको बाकी मुझे अपने कमरे में बुलाना था? हरामी डायरेक्टर यान रेन को कहता है, वो अब इसे छोड़िए अप्पी, स्क्रिप्ट पर डिस्कशन फोन पर नहीं की जा सकती। आखिरकार आप फीमेल लीड हैं, मुझे आपकी एक्टिंग स्किल करीब से देखने की जरूरत है। इसके अलावा मेरी स्क्रिप्ट डिस्कशन बहुत लंबी होती है, आओ बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। यान रेन डायरेक्टर की चाल समझ लेती है। आई नो डायरेक्टर, आप सपना देखना बंद करो, मैं अपनी इज्जत को एक फीमेल लीड रोल के लिए नहीं बेचूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरी दोस्त नीचे इंतजार कर रही है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए नीचे नहीं गई तो वो पुलिस को बुला सकती है। हरामी डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्यों है? तभी यान रेन को अजीब सा महसूस होने लगता है। यान रेन समझ जाती है कि कुछ गलत है। यान रेन का शरीर खुद के कंट्रोल से बाहर जा रहा था। यान रेन को याद आता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी, तभी उसके फ्रेंड ने उसके खाने के साथ कुछ मिलाया था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके फ्रेंड उसके साथ ये सब कर सकती है। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि डोज असर कर रही है, आपको पाना बहुत मुश्किल है मिस एन रैन, लेकिन यही तो वो बात है जो आपको इतना बेहतरीन बनाती है। इसका वीडियो अच्छा होगा, चिंता मत करो, अब तुम्हें फीमेल लीड रोल जरूर मिलेगी। यान रेन नीचे गिर जाती है। डायरेक्टर यान रेन को कपड़े को फाड़ते हुए जोर जबरदस्ती करने लगता है। यान रेन रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हमें बिल्डिंग के नीचे लियो एंगेंग को दिखाया जाता है, जो एक कार को लेकर खड़ी हुई थी और कह रही थी, मुझे दुख है यान रेन, मुझे आगे बढ़ने के लिए इसी मौके की जरूरत है, और आप फीमेल लीडिंग रोल भी नहीं खोएंगे, इससे मुझे भी फायदा और तुम्हें भी फायदा। ये सब कहने के बाद लियो एंगेंग कार के अंदर बैठकर वहां से जाती हुई लियो एंगेंग बहुत बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन वो खुद को दिलासा दे रही थी कि वो ज्यादा सोच रही है। लेकिन लियो एंगेंग इस चीज से अनजान थी कि कुछ भयानक घटने वाला है। तभी उसकी नजर कार के बाहर पड़ता है, जहाँ पर कुछ लोग रूफटॉप के ऊपर देख रहे थे कि कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। ये असल में होती है यान रेन, जो कि अपनी इज्जत को खोने के बाद चांदनी रात में सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई थी। लियो एंगेंग लोगों की बात सुनकर बाहर की तरफ देखती है। यान रेन गुस्से और इज्जत को खोने के कारण वहां से कूद जाती है। यही था इसका ब्लैक फ्लैश। लियो एंगेंग खुद को बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। उसके बाद से एंगेंग उस हादसे से परेशान हो गई। हाल ही में ये अधिक पर दिखाई देने लगा है और वो घोस्ट उल्टी काउंटिंग करता है। मेन कैरेक्टर पूरी घटना जानने के बाद उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। मेन कैरेक्टर जाते हुए कहता है, अगर आपको कोई दूसरा काम हो तो आप बिना झिझक के फोन कर सकते हैं, तो बाद में मिलते हैं। मिस जोंग मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कहती है, क्या तुम उसे मरने दोगे? मास्टर रोंग, आपको यांगेंग को बचाना होगा, वो अपने करियर के पीक पर है, उसका ब्राइट फ्यूचर है। मेन कैरेक्टर बताता है उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन एक किसी अन्य महिला के जीवन पर आधारित है, और उस महिला ने क्लियर रूप से लाल रंग की आत्महत्या की, जिसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे खर्च करने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। मिस जोंग मेन कैरेक्टर को समझाते हुए कहते हैं, प्लीज मास्टर, आप ही एकमात्र है जिन्हें मैं जानता हूँ। मेन कैरेक्टर मिस जोंग को सीधे मना कर देता है कि भीख मांगने से कम नहीं चलेगा। मिस जोंग मेन कैरेक्टर को दुगना भुगतान करने के लिए तैयार होती है। मास्टर रोंग, मुझे पता है कि आपको पैसे की जरूरत है ना? एक जीवन बचाना 7 मंजिल बिल्डिंग बनाने जितना प्रीशियस है, प्लीज एक और बार हमारी मदद करें। मेन कैरेक्टर मिस जोंग की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि उसे अपनी माँ का इलाज करने के लिए 2 वीक के अंदर पैसा जमा करना होगा, नहीं तो उसका माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। फिर उसे अपने ग्रैंडपा की बात के बारे में याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे अपने ताओइस्ट मैजिक का इस्तेमाल करने से मना किया था। अगर उसका इस्तेमाल करता है
तो उसकी हालत अपने डैड और ग्रैंडपा की तरह हो जाएगी। ये सब सोचने के बाद भी मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए मान जाता है। मैं उसकी फिर से मदद करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, मैं केवल उसे इविल सोल के द्वारा मारने से बचा सकता हूँ। उसका रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर लियू यांग चिल्लाती हुई कहते हैं, हमने पहले इस बात पर एग्री नहीं किया था। मेन कैरेक्टर लियू यांग को इस बात पर एग्री नहीं करते हुए देखकर कहते हैं, यदि आप इस बात पर एग्री नहीं करते हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर की एक्शन को देखकर मिसेस जोंग मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कहते हैं, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जब तक आनरन यांग को परेशान करना बंद नहीं कर देता तब तक के लिए ठीक है। मेन कैरेक्टर ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अच्छा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर सिग्मा मेल की तरह लियू यांग को कहता है, लियू यांग अपने कपड़े को उतारो, जिसे सुनकर लियू यांग चौंक जाती है। थोड़ी देर बाद लियू यांग को रियलाइज होती है कि मेन कैरेक्टर ने अभी अभी क्या कहा। रियलाइज होने के बाद लियू यांग मेन कैरेक्टर को कहती है, आप किस बारे में बात करी है? मैंने अब तक तुम्हें कुछ भी नहीं कहा कि तुम मेरे शरीर को घूर रहे हो और अब तुम अपना लक को आजमा रहे हो। ऐसा मत सोचो कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या तुम जैसा बंदा मुझे अपनाने का सपना देख रहा है? लियू यांग को इस तरह बात करते हुए देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, ये औरत उन चीजों को क्यों घुमा रही है? अगर पैसा नहीं मिलता तो मैं ये काम नहीं कर रहा होता। मेन कैरेक्टर लियू यांग को अपना कपड़ा उतारने के लिए कहता है, अपने कपड़ा उतार दो क्योंकि ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो भूल जाओ। लियू यांग इसके बारे में कहती है, अगर इससे उसकी जान बच जाती है तो फिर मैं तुम्हें अपनी राह पर चलने दूंगा। कौन सी राह की बात हो रही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर लियू यांग की इतनी सारी डबल मीनिंग बातों को सुनने के बाद गुस्सा होकर उसे बिस्तर पर गिरा देता है। लियू यांग गिरने के बाद कहती है, आपको ये पोजीशन पसंद है ना? हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि किस पोजीशन की लियू यांग बात कर रही है। इसके लिए वो लियू यांग से पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेन कैरेक्टर मिस जोंग को ऑर्डर देता है तालिस्मान वाटर को ले आने के लिए, जिसे सुनकर मिस जोंग तालिस्मान वाटर को ले आने लगती है। मेन कैरेक्टर तालिस्मान वाटर लेता है और अपने उंगली को काट कर खून का बूंद उस तालिस्मान वाटर में मिलाता है। मेन कैरेक्टर लियू यांग को बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीठ पर ब्लड तालिस्मान ड्रॉ करने जा रहा हूँ। याद रखें, आप इसे 3 दिन तक धो नहीं सकते और इस समय के दौरान आप लड़की के साथ वो सब काम नहीं कर सकते, नहीं तो ये एंसेस्टर को ऑफेंड करेगा। मेन कैरेक्टर की यह बात सुनकर शौक हो जाती है कि वो किसी के साथ वो सब काम नहीं कर पाएगी 3 दिन के लिए। लियू यांग को शौक होते हुए देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, क्या यह सचमुच उतना हार्ड है? तभी मिसेस जोंग आती हुई कहती है, बिल्कुल ये उतना कठिन नहीं है, आप अपना काम करिए। मेन कैरेक्टर ब्लड तालिस्मान को बनाते हुए सोचता है, मुझे बुरा लगा उस महिला के बारे में, मैं होप करता हूँ कि मैं इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर सोकर उठता है। उसका नींद बहुत अच्छा हुआ था। मेन कैरेक्टर कल दोपहर को वापस आया था और अगले दिन तक सोता रहा, उससे उसकी नींद बहुत अच्छी हुई थी। मेन कैरेक्टर रास्ते में जाते हुए सबको गुड मॉर्निंग कहने लगता है, जिसके जवाब में वो लोग कहते हैं, लिटिल बॉस इतनी जल्दी उठ चुके हैं। मेन कैरेक्टर आज बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि अगर कल के जॉब में कुछ गलत नहीं हुआ तो जोंग यून ने जो पैसा देने की वादा किया था वो मेरा होगा। मेन कैरेक्टर जब वापस आ रहा था तब उसने जाने से पहले उन्हें दोबारा चेतावनी देते हुए कहा था, पहली बात यह है कि ब्लड तालिस्मान को 3 दिन तक धोआ नहीं जा सकता। इस 3 दिनों के अंदर तुम किसी भी लड़की के साथ वो सब काम नहीं कर सकते। अगर वो काम करते हो तो ये एंसेस्टर का इंसल्ट होगा। अगर तुम इस नियमों को तोड़ोगे तो आपको परिणाम भुगतनी होगी, समझे? मिसेस जोंग इस बात को सुनकर समझ जाती है और कहती है, मैं समझ गया मास्टर रोंग, हम आपके नियमों का पालन करेंगे। पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मेन कैरेक्टर पैसा पाने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मेरे स्टोर में आ सकते हैं। ये सब सोचने के बाद मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, अगर लियू यांग मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी तो वो आज रात इविल स्पिरिट से सुरक्षित रहेगी। मैं बाकी पैसा ले लूंगा। एक साथ इतना कुछ पाकर मैं कैसे खुश न रह पाऊं? तभी कोई चिल्लाते हुए मेन कैरेक्टर को बुलाने लगता है मास्टर कह के। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, क्या बकवास है, कौन मुझे इतनी सुबह इस तरह डरा रहा है?
ये असल में होती है मिसेस जैंग और लियू एंग, जो दोनों मेन कैरेक्टर के घर में आ चुके थे। जिन दोनों को देखकर मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ लेटते हुए कहता है, माफ करना आज दुकान बंद है। लियू एंग पूछते हैं, दुकान क्यों बंद है? मैं गेस कर सकता हूँ, आपने मेरी चेतावनी का पालन नहीं किया है, आपने नियम तोड़े हैं। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर लियू एंग कहती है, हाँ आप सही है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। आपके आने से पहले ही मैं डायरेक्टर वांग के बात पर एग्री हो चुका था। मेन कैरेक्टर ये सब बात जानने के बाद सोचता है, क्या मुझे उसकी बात रखने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए या उसे लापरवाह कहना चाहिए? मिसेस जैंग मेन कैरेक्टर को समझाते हुए कहती है, क्या यही तो हुआ? मास्टर प्लीज एक और बार उसकी मदद करे। यांग ने फिर से अनरन का सपना देखा। इस बार वो बहुत करीब थी और अगले दिन खून से सना हुआ नंबर 2 शीशे पर अपीयर हुआ। लियू यांग मेन कैरेक्टर को पीछे से पकड़ती हुई कहती है, अगर आप मुझे बचा लेती है तो मैं कुछ भी करूंगी। लियू यांग के बड़े बड़े 2 संतरे मेन कैरेक्टर से टच हो रहा था। मेन कैरेक्टर लियू यांग को रोककर कहता है, आपकी ट्रिक दूसरों लोगों पर काम कर सकती है लेकिन मुझ पर नहीं, मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, लेकिन मेन कैरेक्टर का नाक से खून बह रहा था। मेन कैरेक्टर को देखकर मिसेस जैंग कहती है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप घुटने टेकने से बस एक कदम दूर है। लियू यांग फ्लर्टिंग करती हुई कहती है, ऐसा मत कहो मास्टर, अगर आप मुझ पर इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों ना हम कुछ और करें। मैंने सुना कि आजकल आपको पैसे की कमी है और आपकी माँ अस्पताल में है। लियू यांग खुश होती हुई मिसेस जैंग को कहती है, सिस्टर जैंग मेरी नेगोशिएशन स्किल ने काम किया। मिसेस जोंग लियू यांग की बात सुनकर कहती है, पैसा और मास्टर की फ्लैटिंग स्किल काम की। मेन कैरेक्टर उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मेन कैरेक्टर एक डॉल को उठाते हुए कहता है, अब आप पीछे नहीं हट सकते और आप शिकायत नहीं कर सकते, हालांकि आपको शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? लियू यांग मेन कैरेक्टर को चिंता करने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे। मेन कैरेक्टर ये सुनकर एक चाकू को बाहर निकालते हुए कहता है, ये सबसे अच्छा है। मेन कैरेक्टर उसी चाकू को लेकर लियू यांग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लियू यांग डरती हुई कहते हैं, मास्टर आप क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर कहता है, चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई हर्ट नहीं होगा। लियू यांग पूरी तरीके से डर चुकी थी कि ये सोचकर कि वो मरने वाली है, लेकिन मेन कैरेक्टर चाकू को लियू यांग के ऊपर चलाता है और उसके शरीर में थोड़ा सा कट लगाता है और उस खून को लेकर डॉल के ऊपर डालता है। मिसेस जैंग उसी डॉल को देखकर सोचती है, ये क्या है? एक कागज का डॉल जिसके ऊपर खून गिराकर, जो कि लियू यांग की तरह दिखता है। मेन कैरेक्टर उनकी सस्पेंस को दूर करने के लिए कहता है, दैट राइट, ये बात आज रात के प्लान की चाबी है, इसे ध्यान से सुनो, आज रात जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इसके बाद रात के टाइम लियू यांग की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर लियू यांग के कमरे में लियू यांग और मिसेस जैंग बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेन कैरेक्टर उनके पास बैठा हुआ था उनके प्रोटेक्शन करने के लिए। मिसेस जैंग मेन कैरेक्टर से पूछता है, मास्टर क्या आपको यकीन है कि यही ठीक है? अगर हम इस तरह एक साथ सोएंगे तो क्या वो हम दोनों को नहीं मार देंगी? मेन कैरेक्टर इसके जवाब में बताता है, हम उसे ह्यूमन प्रेजेंस से लुभा रहे हैं। मैंने जो तलिस्मान तुम्हारे लिए बनाई है वो तुम्हें भूत प्रेत की नजर से छुपाने के लिए है, ताकि वो हमें डायरेक्ट ना देख सके। आज रात जब तक वो तुम्हें नहीं ले जाती उसे चैन नहीं मिलेगी। फर्श के ऊपर घोस्ट का पैर का निशान को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर महसूस कर लेता है कि घोस्ट यहाँ आ चुकी है। जैसे जैसे वो घोस्ट आगे बढ़ रहा था वैसे उसके पैर का निशान फर्श के ऊपर दिखाई दे रही थी। इससे हम उनके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर पहले के बारे में सोच रहा था। जब मिसेस जैंग इस चीज को फर्श पर छिड़क रही थी तब मिसेस जैंग मेन कैरेक्टर से पूछती है, मास्टर ये कौन सा पावर है जो आप छिड़क रहे हैं? मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर कहता है, ये चावल का आटा है जिससे घोस्ट को अनजाने में अपने असली रूप दिखानी पड़ेगी। करंट टाइम पर मेन कैरेक्टर को घोस्ट दिखाई देने लगता है, जो घोस्ट लियू यांग के ऊपर थी। मिसेस जैंग लियू यांग के मुंह के ऊपर हाथ रखी हुई थी ताकि लियू यांग चिल्ला ना दे। घोस्ट लियू यांग के और भी करीब आने लगती है। मेन कैरेक्टर लियू यांग को इशारा करता है चुप रहने के लिए। लियू यांग जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके रखी हुई थी। तभी घोस्ट हंसने लगता है, फिर तेजी से अटैक कर देता है। इस समय घंटी बजता है। मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है, ये हो गया। मिसेस जैंग मेन कैरेक्टर से पूछती है, मास्टर क्या ये सचमुच काम करेगा? ये सब ठीक हो जाएगा? उसकी घोंसले सेट हो जाने के कारण वो लियू यांग के खून से सना हुआ पेपर डॉल को लियू यांग समझ लेगी। डॉल लियू यांग के खून से सना हुआ था, ये एक तरीके से उसी की है। घोस्ट अपने घोंसले साइट के बिना घोस्ट ने उसे नोटिस नहीं किया।
जिसे सुनकर मिसेस जैंग कह के ओ मैं देखता हूँ लिu यांग चिल्लाती हुई ठीक है कह के उन दोनों को बाहर निकाल देती है। ये कहकर कि वो अकेला रहना चाहती है और उन दोनों के मुंह के सामने दरवाजा बंद कर देती है। मेन कैरेक्टर लिu यांग को ये कहते हुए देखकर कहता है उसका प्रॉब्लम क्या है। मेन कैरेक्टर का बात का जवाब देती हुई मिसेस जैंग कहती है वो ऐसे ही है। मेन कैरेक्टर पैसा पाने के बाद वहां से जाने लगता है। मिसेस जैंग मेन कैरेक्टर को रोकती हुई कहती है किसी कारण से मुझे उस चीज को लेकर बेचैनी से महसूस हो रही है। मेन कैरेक्टर बताता है घोस्ट को देखकर कौन बेचैनी महसूस नहीं करेगा। मिसेस जैंग मेन कैरेक्टर को बताती है घोस्ट ने उसके पैर पर बंधी हुई डोरी को देखकर मुझे बेचैनी से महसूस हो रही है। क्या आप इसके बारे में श्योर है? मिसेस जैंग कॉन्फिडेंस के साथ कहती है बिल्कुल, मैं इस फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकता। मेन कैरेक्टर सोच के अंदर खो जाता है कि मेन कैरेक्टर उस चीज के बारे में जानता है कि वो असल में क्या है। ये एक पपेट की डोरी है जिसका इस्तेमाल जापानीज पपेट मास्टर स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है? लिu यांग कमरे के अंदर अकेली थी, तभी उसके सामने शीशे के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ आता है और वहां पर हवा का झोंका आता है और वो नंबर गायब हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर सिटी को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर रास्ते में जाते हुए उबासी ले रहा था क्योंकि मेन कैरेक्टर सारी रात जगा रहा अपने माँ की हॉस्पिटल के इशू के कारण। मेन कैरेक्टर उन दोनों के बारे में सोच रहा था। ये सब कुछ लिu यांग की गलती के कारण हुआ। यदि सिस्टर जैंग ईमानदार नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही घर जाकर सो गया होता। वैसे भी मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे का व्यवस्था हो गया है, अब वो ठीक हो जाएंगी। आज दुकान खोलने का कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर सो जाऊंगा। तभी मेन कैरेक्टर के फोन पर मैसेज आता है। मेन कैरेक्टर फोन पर देखता है कि 114 मैसेज आए हैं काम करने के लिए। मेन कैरेक्टर देखता है उसमें भूत भगाने के लिए और जासूसगिरी करने के लिए बहुत सारे मैसेज आया था। तभी मेन कैरेक्टर का नजर एक मैसेज के ऊपर पड़ता है जिसमें लिखा हुआ था मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभी अवेलेबल है? मेन कैरेक्टर इस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि ये एक सेलिब्रिटी का मैसेज है। मेन कैरेक्टर इस बात को लेकर चिंतित था कि कल की घटना के बारे में उन्हें भनक कैसे लग गई। मेन कैरेक्टर ये काम करने के लिए मान जाता है। तभी और एक मैसेज आता है मास्टर क्या आप जियांग तुसी के बारे में जानते हैं? मेन कैरेक्टर उनके बारे में जानता है। वो साउथ ईस्ट एशिया में प्रचलित एक प्रकार का सॉर्सरी है। वो क्लाइंट मैसेज करते हैं बहुत बढ़िया, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या हम आगे डिस्कशन करने के लिए लॉन्गो स्ट्रीट कैफे में मिल सकते हैं? मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि यह कोई गंभीर बात है, लेकिन मेन कैरेक्टर इसके बारे में दोबारा सोचता है ये कोई दूसरा सेलिब्रिटी है। अगर इस बार पापराजी ने मुझे पकड़ लिया तो। तभी उसी मैसेज को देखने के बाद मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए सोचता है कि जो भी हो मैं जाकर इसे चेक करूंगा, अगर कुछ होता है तो बाद में मैं उससे निपट लूंगा। इसके बाद सीन चेंज होकर कैफे को दिखाया जाता है। कैफे को देखकर मेन कैरेक्टर ये कहने लगता है ये शायद लॉन्गी स्ट्रीट कैफे होगा, है ना? तभी मेन कैरेक्टर का नजर सामने की तरफ एक लड़की के ऊपर पड़ता है। मेन कैरेक्टर उसी लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहता है हेलो मैं वांग ये हूँ, मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन क्या आप? मैं लिन कैक्सिन हूँ। हाँ मैं ही हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहचान लेंगे। मेन कैरेक्टर लिन कैक्सिन की बात सुनकर बताता है आप शहर के सबसे पॉपुलर होस्टेस में से एक है, मैं आपको कैसे ना पहचानूं। लिन कैक्सिन मेन कैरेक्टर के साथ बात करने के लिए मेन कैरेक्टर को अंदर चलने के लिए कहती है। इसके बाद हमें रूम नंबर 2 को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन कैक्सिन मेन कैरेक्टर को ट्रीट देती है बैठने के लिए। लिन कैक्सिन सोफे के ऊपर बैठती है। लिन कैक्सिन पूछती है चाय सेन जियांग के बारे में आपको जितना पता है क्या आप बता सकते हैं? मेन कैरेक्टर सीरियस फेस बनाते हुए कहता है जरूर। चाय सेन जियांग का मेनली उस कपल और लवर के अंदर किया जाता है। विक्टिम के मन में बुरी भावना आने लगता है अपने पार्टनर के प्रति, जिसके कारण उनकी ब्रेकअप हो जाती है। लिन कैक्सिन मेन कैरेक्टर की बात सुनकर कहती है क्या ये एक स्पेल है? क्या आप जानते हैं कि वो सब काम करते समय रुचि ना रहना, जैसे बिस्तर पर एक अलग पर्सन बन जाना? मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है जहां तक मुझे पता है चाय सेन जियांग केवल रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति भरोसा ना रहना पैदा करता है। मेन कैरेक्टर मिस लिन को क्लियर रूप से कह देता है अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मिस लिन मेन कैरेक्टर की बात सुनकर कहती है आप किस बारे में बात करिए? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं करने वाली, मैं जानता हूँ कि आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, मैं आपसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहूंगा।
अच्छा अच्छा, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। मिसलिन अब अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस स्पेल से मुझे कर्ज किया गया है। हाल ही में मैं जब भी अपने हस्बैंड के साथ वो सब काम करती हूँ तब मुझे अजीब सा महसूस होता है। मिसलिन की बात सुनकर मेन कैरेक्टर के मुंह से कॉफी बाहर आ जाता है। मेन कैरेक्टर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मिसलिन शादीशुदा है। मेन कैरेक्टर इसे कंफर्म करने के लिए कहता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मिसलिन बताती है, हमने शादी गुप्त रूप से किया था। मेरे अभी भी कई फैन हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मिसलिन की ये बात सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचते हैं, आपके फैन बॉयज दुखी हैं। लिu यांगेंग की तुलना में कम से कम वो कोई और होने का दिखावा नहीं कर रही। मिसलिन अपने रिश्ते के बारे में बताती है, ओह मेरे हस्बैंड और मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। हमारे बीच हमेशा से अच्छी रिलेशनशिप रही है, लेकिन हाल ही में जब भी हम वो सब काम करने की कोशिश करते हैं तब मुझे एक अजीब सी घृणा महसूस होती है। मुझे नहीं पता एक क्यों होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक अलग इंसान बन गई हूँ। मेरे हस्बैंड को इससे बहुत दुख पहुंचता है और मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रही है। मिसलिन के प्रॉब्लम को सुनने के बाद मेन कैरेक्टर वहां से उठते हुए कहता है, मिसलिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिजिकल इशू हो सकता है? मिसलिन ये सुनकर कहती है, मैंने जांच की है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन कैरेक्टर बताता है, इसका मतलब ये है कि आपको कर्ज किया गया है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा। मेन कैरेक्टर की टेस्ट वाली बात सुनकर मिसलिन कहती है, टेस्ट कैसे हो सकता है? मेन कैरेक्टर उसे बताता है, तुम्हारे इमोशन को जगाने के लिए मैं कुछ करता हूँ और देखता हूँ क्या आप नेगेटिव होते हैं कि। मिसलिन ये बात सुनकर शर्माती हुई कहती है, मेरी इमोशन को जगाना तुम्हारा मतलब क्या है? मेन कैरेक्टर बताता है, अगर आप इसके लिए सहमत नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं आपको घर ले जाने के लिए कुछ प्रोटेक्टिंग टैलिस्मान दे सकता हूँ। मिसलिन कहती है, मैं इसको समझता हूँ, चलो एक करते हैं। अपनी खुशी के लिए मैं जोखिम उठाऊंगा। मेन कैरेक्टर मिसलिन को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि मिसलिन ने इस बात को बहुत जोर से कह दिया था। मेन कैरेक्टर मिसलिन को पहले अलर्ट करते हुए कहता है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से प्रोफेशन है, प्लीज गलतफहमी ना पाले। मिसलिन मेन कैरेक्टर को अनुमति देती है। मेन कैरेक्टर अनुमति पाने के बाद मिसलिन के कंधों के ऊपर हाथ रखता है, फिर उसके उसी जगह पर हाथ रखता है। आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको कोई घृणा महसूस हो रही है? मिसलिन मना कर देते हैं कि कोई घृणा महसूस नहीं हो रही। अब हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर ने उसके पैर के ऊपर हाथ रखा था। हम लोगों की सोच ही खराब है। मेन कैरेक्टर कहता है, इस बारे में क्या? मिसलिन शर्माती हुई कहती है, ये महसूस हो रहा है लेकिन बुरी नहीं। तभी मिसलिन चौंक जाती है क्योंकि मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा था। मिसलिन मेन कैरेक्टर को जाते हुए देखकर कहती है, क्या ये खत्म हो गया? इसके जवाब में मेन कैरेक्टर कहता है, ऑफकोर्स मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। क्या मैं जा सकता हूँ? चिंता मत करो, ये प्रोफेशनल मामला है, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। मिसलिन मेन कैरेक्टर के नोज ब्लीडिंग देखकर समझ पा रही थी कि मेन कैरेक्टर का क्या मोटिव था। मिसलिन रिजल्ट पूछती है। मेन कैरेक्टर नाक को पोंछते बोलता, मिसलिन आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, इसमें कोई कर्ज का कोई साइनिंग नहीं है। मिसलिन विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह कैसे हो सकता है। ये पॉसिबल है कि इसका ब्रेकिंग से कोई लेना देना ना हो। ये आपका हस्बैंड का मामला हो सकता है। मुझे उसका पता लगाने के लिए और सुराग की जरूरत होगी। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिसलिन सब कुछ जान लेती है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेन कैरेक्टर से कांटेक्ट कर सकती है। मेन कैरेक्टर मिसलिन को घर जाने के लिए कहता है और अपने हस्बैंड के साथ बात करके इस मामले को सुलझाने के लिए कहता है और अपने फीलिंग को अनदेखा करना। इसके बाद सीन चेंज होकर रात के टाइम दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उबासी ले रहा था, तभी फोन रिंग करने लगता है। फोन को उठाते हुए सोचता है, मैं आधी रात तक सोता रहा, और कहता है, हेलो आप कौन है? फोन की दूसरी तरफ से मिस लिन कहती है, ओंग कुछ बुरा हुआ है, प्लीज जल्दी से आइए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है। मेन कैरेक्टर मिसलिन की बात सुनकर जल्दी से दौड़ते हुए मिसलिन के घर के बाहर आ जाता है। मिसलिन घर का दरवाजा थोड़ा सा खोलती है क्योंकि मिसलिन को डर था कि कोई देख ना ले। मास्टर क्या बाहर कोई है? मेन कैरेक्टर मिसलिन को चिंता करने के लिए मना करता है और अपने मन ही मन सोचता है किसी सेलिब्रिटी के घर जाना आसान नहीं है। मिसलिन मेन कैरेक्टर को बताती है, माफ करना मास्टर, मैं यहाँ गुप्त रूप से आया हूँ, फिर भी सावधान रहना बेहतर है। मेन कैरेक्टर मिसलिन को कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। मिसलिन मेन कैरेक्टर को बुलाने लगती है ऊपर। मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा बड़ा घर को देखकर सोचने लगता है ये लिu यांगेंग की पैलेस से भी बहुत बड़ा है। मेन कैरेक्टर मिसलिन से पूछता, मिसलिन आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ था। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मिसलिन बताती है, मुझे भी ये यकीन नहीं है, मुझे बस याद है मैं अपने हस्बैंड के साथ वो सब काम करने वाली थी। मिसलिन अपने हस्बैंड से चिपक रही थी। मिसलिन का हस्बैंड मिसलिन को कहता है, क्या हुआ मेरी जान, क्या तुम आज भी वो काम करना चाहते हो?
मिसलिन कहती है, हाँ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप अनिच्छुक तो नहीं है ना? मिसलिन का हस्बैंड कहता है कि आपको अनिच्छुक नहीं होना चाहिए, आप हाल ही में बहुत अनिच्छुक रहे हैं। अपने हस्बैंड की बात सुनकर मिसलिन रोती हुई कहती है, मैंने आपको कहा था कि ये कर्ज के कारण है या मुझे और नहीं पता, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। मिसलिन साबित करने के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर बैठती है। मिसलिन का हस्बैंड मिसलिन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन मिसलिन एक ही बात को बार बार कहे जा रही थी, मैं साबित कर दूंगा। तभी अचानक से मिसलिन खड़ी हो जाती है। मिसलिन को अचानक से खड़े होते हुए देखकर उसका हस्बैंड मिसलिन को बुलाने लगता है। मिसलिन को अचानक से कुछ होने लगता है। मिसलिन का आंख गुस्से से लाल हो जाता है। तभी उस घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। मिसलिन ये सब कुछ रोती हुई बता रही थी, अगली बात जो मुझे पता चली वो ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को बेहोशी की हालत में लात मारी थी। ये डेफिनेटली एक कर्ज है, मुझे इस बात का यकीन है। मिसलिन की यह बात सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, लेकिन मेरी सोच सही था, ये कुछ और होना चाहिए। मिसलिन मेन कैरेक्टर को कहती है, मास्टर मेरे हस्बैंड ओहा है। तभी मेन कैरेक्टर को अजीब सा महसूस होने लगता है। मेन कैरेक्टर कॉर्नर की तरफ देखता है जिस जगह पर बहुत सारे इविल एनर्जी थे। मेन कैरेक्टर उस चीज को देखकर चौंक चुका था और अचानक से रुक चुका था। मेन कैरेक्टर को अचानक से रुकते हुए देखकर मिसलिन भी रुक चुकी थी। मेन कैरेक्टर मिसलिन को कहता है, वह उस इविल एनर्जी के पीछे देखो। मिसलिन मेन कैरेक्टर की बात सुनकर कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं मास्टर, मुझे कोई इविल एनर्जी नहीं दिख रही है। मेन कैरेक्टर उसी कॉर्नर में जाते हुए कहता है, जो भी हो ये प्रॉब्लम का सोर्स होना चाहिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस कोने की हवा ठंडी हो रही है, इस चीज से डील करना आसान नहीं होगा। मेन कैरेक्टर के सामने एक मूर्ति था जिसके आसपास बहुत सारे इविल एनर्जी थे, जिस मूर्ति को हमें अच्छे से दिखाया जाता है। मिसलिन मूर्ति को देखकर मेन कैरेक्टर को बताती है, ये बात तब सामने आई जब मैं यहाँ आया। मैंने सुना था कि ये इविल को दूर करता है और लक लाता है, इसलिए मैंने यहाँ रख लिया। क्या ये कल्पित हो सकता है? मेन कैरेक्टर मिसलिन को कहता है, जरूर। मेन कैरेक्टर एक तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है, मिसलिन पीछे हटिए, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये कहकर मेन कैरेक्टर तालिस्मान को लेकर मूर्ति के ऊपर लगा देता है। मेन कैरेक्टर मूर्ति को देखकर सोचता है, क्या ये काम करेगा? तभी मूर्ति के अंदर से बहुत सारे इविल एनर्जी निकलने लगता है, जिसे देखकर मिसलिन डरती हुई मेन कैरेक्टर से पूछती है, ये क्या है? मेन कैरेक्टर मिसलिन को कहता है, केयरफुल रहो और पीछे हटो, मेरे पास मत आओ। तभी मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है। मेन कैरेक्टर जल्दी से घूम जाता है। मिसलिन मेन कैरेक्टर को कहते हैं, क्या कुछ गलत है हनी? मेन कैरेक्टर उसी घोस्ट को छुपते हुए देखकर कहता है, अरे यार एक छोटा सा घोस्ट छुपने में माहिर है। मिसलिन मेन कैरेक्टर को कहती है, हनी अपने पैरों को देखो, और घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि फर्श के नीचे से अपने हाथ को बाहर निकाल रहे थे। मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए मेन कैरेक्टर जल्दी से एक हाथ को पकड़ लेता है और उसी हाथ को खींच लेता है, जिसके कारण घोस्ट तो नहीं आया, लेकिन घोस्ट का हाथ चला आया। मेन कैरेक्टर कहता है, ये छोटा सा घोस्ट छिपने में बहुत अच्छा है, पारिवारिक तरीके काम नहीं करेंगे। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मिसलिन डरती हुई कहती है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? मेन कैरेक्टर मूर्ति की तरफ देखते हुए सोचता है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिन कैक्सन के हस्बैंड को वो सब काम करने से रोकना चाहता है। मेन कैरेक्टर मिसलिन के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मिसलिन कोई चॉइस नहीं है, ये आप पर निर्भर है। मिसलिन शर्मा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। मेन कैरेक्टर मिसलिन को कहता है, ये छोटा सा घोस्ट इस घर में कहीं छुपा हुआ है और वो इतनी अच्छी तरह से छुपा हुआ है कि उसके प्रेजेंस का कोई भी सुराग बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें उसे बाहर निकालने की जरूरत है ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। ऐसा करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो काम शुरू किया था उसे पूरा करें। मिसलिन मेन कैरेक्टर की बात सुनकर चौंकते हुए कहती है, ये रियल नहीं हो सकता और मेरे हस्बैंड उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, है ना? मेन कैरेक्टर मिसलिन को कहता है, चिंता मत करो, एक बार घोस्ट आ गया तो मैं उसे संभाल लूंगा। मिसलिन ये सुनकर कहती है, मैं समझ गया, मैं करूंगी, और मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया के बारे में मैं बताया नहीं जाता। इसके बाद सीन चेंज होकर मिसलिन का हस्बैंड को दिखाया जाता है। मिसलिन अपने हस्बैंड को हनी कहकर बुलाने लगती है, क्या तुम ठीक हो? जाग जाओ हनी। वो बंदा धीरे धीरे अपने आंख को खोलता है और वहां पर बैठकर अपने सिर को पकड़ लेता है, जैसे कि उसका सिर दर्द कर रहा है। मिसलिन अपने हस्बैंड के लिए बहुत चिंतित थी और कुछ कहती है, फिर बिस्तर पर लेट जाती है और उसका हस्बैंड के हाथ में एक रस्सी को दिखाया जाता है। क्या होने वाला है मुझे समझाने की जरूरत नहीं। इसी कमरे के बाहर मेन कैरेक्टर ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। मेन कैरेक्टर मिसलिन को देखकर अपने मन ही मन सोचता है, तो ये मिसलिन की आइडिया है। मुझे संदेह है कि घोस्ट केवल रस्सियों से नहीं फंसेगी, लेकिन मैं उसके सास की दाद देता हूँ। इसके बाद कमरे के अंदर किसी के हाथ बंधी हुई थी। ये असल में होती है मिसलिन, जिसका पैर और हाथ बंधा हुआ था। किस लिए आप समझदार हैं? तभी उसका हस्बैंड कहता है, ये क्या हो गया?
तो फिर मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। मिसलिन के हस्बैंड मिसलिन के बड़े बड़े संतरों पर हाथ रखता है। तभी एक अजीब सा माहौल हो जाता है। मिसलिन का हस्बैंड हंसते हुए कहता है ये खत्म हो गया। मेन कैरेक्टर कमरे के अंदर झांकते हुए कहता है कमरे में क्या हो रहा है। मिसलिन को कुछ होने लगती है। मिसलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर मिसलिन का हस्बैंड कहता है क्या निक्सू क्या कुछ गलत है। तभी मिसलिन उस रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। रस्सी को तोड़ने के बाद मिसलिन अपने हस्बैंड के ऊपर अटैक कर देती है और एक नाइफ को बाहर निकालती है। मिसलिन को एक नाइफ बाहर निकालते हुए देखकर मेन कैरेक्टर कहता है एक नाइफ, क्या उसने ये तब तैयार किया था जब वो भूत प्रेत से प्रोसेस थी। मिसलिन अपने हस्बैंड के ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसे देखकर मिसलिन का हस्बैंड चिल्लाने लगता है और यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आपको 2K लाइक और 400 कमेंट करना होगा, तब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।